हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल को। आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे पृथ्वी से रिलेटेड प्रश्न और परिक्रमण कैसे होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे यह देखिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी को हम लोग को पढ़ना है तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे देखिए यह पृथ्वी हो गया और यह दो चंद्रमा हो गया। दो स्थिति में चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आज हम लोग समझेंगे पृथ्वी के बारे में। जैसे देखिए पृथ्वी का उत्पत्ति आज से माना जाता है, यानी पृथ्वी की जो आयु माना जाता है वह 4.54 बिलियन साल, यानी इतना साल पुराना क्या है, हमारी पृथ्वी कितना साल पुराना है, 4.54 बिलियन साल पुराना है। अब इसको पता कैसे किया गया है, कार्बन डेटिंग तथा अन्य स्रोतों से इसकी आयु का पता किया गया तो कितना निकला, 4.54 बिलियन साल पहले यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब इसमें हम लोग देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की। अगर हम लोग पृथ्वी की यहां से त्रिज्या निकालें, जैसे यह देखिए यह क्या हो गया, सेंटर हो गया। यह पूरा क्या होता है, व्यास होता है। अब इसको एक लाइन मिटा दीजिए और यहां से सिर्फ, यानी सेंटर से अगर यहां तक आए तो यह क्या लाता है, त्रिज्या होता है, और यह भी एक त्रिज्या होता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो वह बन जाता है व्यास। और व्यास क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। यानी त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर की क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर इसे हम मील में देखें तो 3959 मील इसकी त्रिज्या है। अगर इसको मील में देखा जाए तो कितना है, 3959 मील इसकी त्रिज्या है। अगर हम घनत्व की बात करें, पृथ्वी की घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व है 5.54 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसमें कई किताबों में 5.1 दिया है, जैसे यहाँ देखिए 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह दोनों ही आंसर सही है। कुछ किताबों में आपको यह मिलेगा और कुछ किताबों में यह मिलेगा। अगर इन दोनों में से ऑप्शन में अगर कोई प्रश्न आता है तो इन दोनों में से एक ही प्रश्न आपके आंसर में दिया रहेगा, क्योंकि यह दोनों विवादित के तौर पे है। जैसे कुछ किताबों में आपको यह मिलेगा और कुछ किताबों में यह मिलेगा। तो क्वेश्चन में अगर दोनों आए तो आप फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस देंगे, यानी यह आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों है तो आप लोग पहला वाला को ऑप्शन ट्रिक करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखें, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन उपस्थित है, यानी पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में जीवन की उपस्थिति अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। एकमात्र ग्रह है जहां पे क्या है, जीवन अभी तक उपस्थित है। आगे हम लोग इसकी विशेषता देखें तो 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, घना और सबसे बड़ा है। अब वो 4 स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो जैसे देखिए आपका यह हो गया सूर्य। सूर्य को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सूर्य को काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे जानेंगे, 4 बड़े स्थलीय ग्रह या 8 कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बुधवार से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, बुधवार से। अब जैसे देखिए बुधवार, तो यह क्या हो गया, बुध। बुधवार आपको नहीं लिखना है, बस आप लोग जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे इस तरह पढ़ा जाता है, उसमें इसी तरह काउंट करेंगे, यानी बुधवार आएगा। अब एक एक दिन की गैप कर दीजिए। बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है ना, लेकिन बृहस्पतिवार नहीं लिखेंगे। बुध के बाद अगर बृहस्पति को हम लोग छोड़ दें तो बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा। क्या आएगा, शुक्र आएगा। और शुक्र के बाद क्या आएगा, शनि आएगा। तो शनि को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब शनि को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, इतवार। इतवार जब रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, स्कूल तो नहीं जाते हैं, घर पे आराम करते हैं। यानी जब इतवार आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, यानी आराम हम लोग करेंगे। तो कहां करेंगे आराम, पृथ्वी पर करेंगे। अब देखिए इतवार के बाद एक सोमवार छोड़ दिया जाएगा, तो सोमवार को अगर छोड़ दें तो उसके बाद क्या आता है, मंगल आता है। क्या आता है, मंगल। यह आपका क्या हो गया, 4 बड़े ग्रह हो गए। क्या हो गया, 4 बड़े ग्रह हो गए। इन चारों में सबसे बड़ा क्या है,
पृथ्वी है। इन चारों स्थलीय, यह सभी क्या हैं? स्थलीय ग्रह हैं। यानी इसमें मृदा की मात्रा क्या है? ठोस के रूप में पाई जाती है। मृदा की मात्रा क्या है? ठोस के रूप में पाई जाती है। आगे जो ग्रह पाए जाएंगे वह गैसी फॉर्म में होंगे, यानी वहां पे मृदा गैस फॉर्म में पाई जाती है, यानी वहां मृदा कठोर नहीं पाई जाती है। तो आगे अब मंगल के बाद आप लोग देखें तो बुधवार को छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा? बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद एक छोड़ देंगे, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र, तो शुक्र को हम छोड़ देंगे तो क्या आएगा? शनि आएगा। क्या आएगा? शनि आएगा। आपका क्या हो गया? शनि हो गया। अब शनि के बाद आप लोग लास्ट में याद कर लेंगे अरुण, वरुण, अरुण और वरुण, वरुण। आपका क्या हो गया? 8 ग्रह हो गया। क्या हो गया? 8 ग्रह हो गया। तो यह जो है यह आपका हो जाएगा गैसीय ग्रह, गैसीय, गैसीय ग्रह। और यह 4 क्या हो जाएंगे? स्थलीय ग्रह। क्या हो जाएंगे? स्थलीय ग्रह। यह 4 ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? स्थलीय ग्रह, और यह 4 नीचे वाले क्या हो जाएंगे? गैसीय ग्रह हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखें तो इसमें एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन था? या जिस मात्रा में आज ऑक्सीजन है, क्या वह मात्रा में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उस मात्रा में ऑक्सीजन था कि नहीं? अगर ऑक्सीजन नहीं था तो मानव जीवन की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन आया या जीवन से पहले आया? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह जवाब देना है कि मानव जीवन की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन की प्रचुरता जो आज है वह थी, या मानव जीवन के पहले ही ऑक्सीजन की प्रचुरता उतनी थी। आगे हम इसको बताएंगे, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, यानी इनकी गति के बारे में। अब पृथ्वी को हम लोग पढ़ेंगे तो यहां देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चंद्रमा गोल गोल चक्कर लगाता है। अब एक स्थिति में चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी से बहुत दूर होता है, और एक स्थिति में बहुत नजदीक होता है। अब जैसे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें जिससे थोड़ा सा दूर दिखाई दे, यहां हो गया चंद्रमा। अब देखिए यहां थोड़ा सा ज्यादा दूरी है, यहां पे थोड़ा कम दूरी है। जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम हो, क्या हो? कम हो, यहां पे कम दूरी, कम। जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम हो तो उसे हम क्या नाम धरेंगे? और जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अधिक हो, क्या हो? दूरी अधिक हो, तब उसे क्या नाम धरेंगे? अब जैसे देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक हो तो उसे कहेंगे उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। और जब बहुत दूर हो, यानी ज्यादा दूरी पे हो, तो क्या कहेंगे? अपसौर। क्या कहेंगे? अपसौर। अब यहां कम दूरी पे उपसौर और अधिक दूरी पे अपसौर कहेंगे। अब यह आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इस पे पृथ्वी पे जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पे कोनो रेखा नहीं खींचा गया है। क्या नहीं किया गया है? रेखा नहीं खींचा गया है। यह एक काल्पनिक जो मानव अपने मर्जी से बना दिए हैं सब। अब जैसे देखो, सब रेखा पृथ्वी पे खींचा गया है ना, तो पे कितना रेखा खींचा गया है और काहे लिए खींचा गया है, इसको हम लोग समझेंगे। यानी अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर को क्यों लाया गया, यानी क्यों बनाया गया या क्यों खींचा गया, क्या जरूरत थी अक्षांश और देशांतर को खींचने की, या क्या होता है अक्षांश और देशांतर। तो आगे हम लोग इसको विस्तृत तरीके से देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्षांश रेखाएं खींचने का कारण भी बताया जाएगा। अब जैसे देखिए, अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अब जैसे यह देखिए पृथ्वी है, और यह क्या हो गया? पृथ्वी का सेंटर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहां पे पहले समझिए। जैसे देखिए, यह क्या हो गया आपका? नॉर्थ, और क्या हो गया? साउथ। यह क्या हो गया? ईस्ट, और यह क्या हो गया? वेस्ट। यानी उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूरब और पश्चिम। तो यहां पे क्या होगा आपका? उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और यह क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी ध्रुव।
दक्षिणी ध्रुव, आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी पर, यह क्या होता है, इसी को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब जो पृथ्वी के बीच से रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। यह आपका क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है। अब यहां से देखिए, पृथ्वी बीच में क्या है, मोटी, और ऊपर के किनारों पे क्या है, पतली है। अब यहां से अगर हम लोग रेखाएं खींचें, यहां से रेखाएं खींचें तो देखिए, जैसे यह रेखाएं हम लोगों ने खींच दिया, यहां पे देखिए सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी रेखा क्या होगा, भूमध्य रेखा। जैसे 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 हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी ध्रुवों की ओर रेखाओं को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, रेखाएं छोटी होती जाएंगी। यानी आप लोग ऐसे समझिए, यह लाइन सिर्फ ऐसे नहीं, पृथ्वी गोल है। अब जैसे समझिए, यह क्या है, गोल है, इस तरह गोल शेप का है ना, रेखाएं खींची गई हैं तो इस तरह वृत्ताकार पथ में खींचा गया है। ये नहीं समझिएगा कि खाली पृथ्वी के एक हिस्सा में रेखा खींचा गया है, एक हिस्सा में नहीं है। यह जैसे गोल है तो इसको सर्कल के रूप में क्या किया गया है, रेखाएं खींची गई हैं। यानी यह क्या है, एक एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। यह सभी रेखाएं क्या हैं, एक वृत्त है, यानी गोल चक्कर में घुमा है। क्या घुमा है, गोला में एकदम घुमा है। जैसे गेंद होता है ना, तो गेंद पे आप रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, एकदम गोल होगा। वैसे वैसे यह गोल गोल रेखाएं हैं। क्या हैं, रेखाएं हैं। अब जैसे देखिए, भूमध्य रेखा जो है यह एकदम बीच में है, तो बीच में पृथ्वी का हिस्सा क्या होता है, फैलल सा, और ऊपर का होता है पतला सा। तो यहाँ पे जब फैलाव है तो सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी रेखा क्या होगा, भूमध्य रेखा होगा। ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे क्या होता जाएगा, वृत्त यानी सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब हम लोग इसमें देखें तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है, हमने बताया है। दूसरा, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। अगर हम लोग तीसरा देखें, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अब जैसे देखिए, यहां एक अक्षांश हो गया और यह एक अक्षांश हो गया, इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो 111.13 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर। यहां देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111.13 किलोमीटर। यानी इन सभी रेखाओं के बीच में यही पाया जाएगा। सभी रेखाओं के बीच में 111.13 किलोमीटर सभी रेखाओं के बीच में। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो आप लोगों को कई किताबों में पाया जाएगा 180 है, लेकिन वह गलत है। आप लोग कई किताबों में पाएंगे कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो वह क्या है, 180, लेकिन वह गलत है। यहां पे क्या है, पृथ्वी पर कुल कितना अक्षांश है, 181। यानी पृथ्वी पर कितना अक्षांश रेखाएं हैं, 181। अब आप बताइए, जैसे 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 आप ध्रुवों पे आएंगे तो एक स्थिति ऐसा आएगा, यहां देखिए, सबसे छोटा सर्कल यहां बनेगा। तो यह इतना छोटा सर्कल बनेगा कि यह सर्कल न हो के एक क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। हमने कहा है ना कि गोल गोल रेखाएं खींची गई हैं, तो लास्ट रेखा यहां से आते आते खींचा जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे एकदम छोटा सर्कल हो जाएगा, और छोटा सर्कल न होके वह क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तब 181 में 2 गो क्या हो जाएगा, अक्षांश बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 181 जो अक्षांश है उसमें से 2 गो क्या हो जाएगा, अक्षांश बिंदु हो जाएगा। यहां सर्कल न होकर क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो 2 अक्षांश बिंदु हो जाएगा, और अक्षांश रेखाएं कितना होगा, 179, यानी 179। यानी कुल अक्षांश रेखाएं कितने हैं, तो 179। अब यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, यानी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर ऑप्शन में आपका 179 है तो वह सही है। अब यहां पे अक्षांश सिर्फ पूछे,
तब 181 अक्षांश बिंदु पूछे तो 2। आप लोगों को डाउट यहाँ पे खत्म हो गया होगा। आगे हम लोग और समझते हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा क्या है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये 2 अंडा है, ये अंडा नहीं पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। यह क्या नहीं है, अंडा नहीं है, क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ 2 पृथ्वी हमने क्यों बनाया है, इसको बारीकी से समझिएगा। यह हमने 2 पृथ्वी क्यों बनाया है, अलग अलग अंश क्यों दिखाया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए कुछ चीज़ें हम पहले से ही लिख ले रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहली स्थिति को हम लोग समझते हैं, उसके बाद दूसरी स्थिति को समझेंगे। पहली स्थिति को पहले हम लोग समझेंगे। पहली स्थिति में देखिए यह आपका क्या होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होता है, भूमध्य रेखा। यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, और यह क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब यहां से देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। क्या हो जाएगा आपका, कर्क रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा आपका, मकर रेखा। क्या हो जाएगा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे यानी साउथ में क्या हो जाएगा आपका मकर रेखा। हमारा इंडिया जैसे इसको 4 भाग करें तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। क्या पड़ता है, यहाँ पे। यह हमारा क्या हो गया, इंडिया। यही 8 राज्यों से होकर क्या जाता है, कर्क रेखा जाता है। तो हमारे अगर पूछा जाए हमारा इंडिया किस पे पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है। पृथ्वी के हिस्सा में अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ दिशा में पड़ता है। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो हमारा इंडिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। यहाँ पे इंडिया है जिसके 8 राज्यों से होकर क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। अब देखिए ऊपर वाली रेखा क्या होगा और नीचे वाली रेखा क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे 66 सही 1/2 यानी 66.5 अंश नॉर्थ दिशा की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, और 66.5 अंश साउथ में जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ऊपर वाला को देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। यह क्या पाया जाता है, नॉर्थ में कितना 66.5 अंश यानी 66 सही 1/2 अंश नॉर्थ में पाया जाता है आर्कटिक, और नीचे वाला जो होता है 66 सही 1/2 अंश जो साउथ में पाया जाता है वो होता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। अब इसको याद कैसे करें, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरता है तो इंडिया कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ में, तो जिसके चलते आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, मकर रेखा पाया जाएगा नीचे। 23.5 अंश पे अगर कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजर रहा है तो मकर रेखा 23.5 साउथ में गुजरेगा, तो यह दोनों तो याद रह जाएगा। अब इसमें देखिए 66.5 पे आर्कटिक और अंटार्कटिक, इन दोनों में थोड़ा सा बोलने में अंतर है, आर्कटिक अंटार्कटिक। अब इसमें हम लोगों को कैसे याद रहेगा कि आर्कटिक ऊपर होगा, अंटार्कटिक नीचे होगा। तो आप बताइए आर्कटिक बोलने में क्या लग रहा है, आसान लग रहा है, आर्कटिक यानी छोटा वर्ड है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। अब देखिए आर्कटिक बोलने में क्या है, छोटा है यानी हल्का है, क्या है, हल्का है। अंटार्कटिक यानी बढ़न है, भारी है। तो छोटा चीज कहाँ रहता है, ऊपर, अब भारी चीज कहाँ रहता है, नीचे। तो अंटार्कटिक कहाँ होगा, नीचे होगा, आर्कटिक कहाँ होगा, ऊपर होगा। जो हल्का होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर, और जो भारी होता है वो कहाँ रहता है, नीचे। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक, आई होप आप लोगों को अब नहीं भूलेगा कि आर्कटिक रेखा कहाँ पाया जाएगा और अंटार्कटिक रेखा कहाँ पाया जाएगा। जौन बोलने में आसान है यानी हल्का है तो ऊपर रहेगा, और जौन बोलने में भारी बा यानी कठिन बा वो भारी बा। अब भारी बा तो कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 66.5 अंश साउथ में। अब इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग जैसे समझेंगे, जैसे कटिबंधीय क्षेत्र जैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो इस प्रकार के हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे।
जैसे यह हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह क्या हो गया हमारा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, किस से, भूमध्य रेखा से। ई जोन बेल्ट पावल जाई हई जोन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जोन बेल्ट पाया जाएगा, किस से, भूमध्य रेखा से। ई होता है अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे समझिए इन नाव काहे रखा गया है। अब जैसे देखिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लगभग पूरा साल भर मिलता है। क्या मिलता है, पूरा साल भर मिलता है, एकदम सीधा मिलता है। इसके पहले जब हमने साइंस का प्रकाश चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इस पर सूर्य का प्रकाश लगभग पूरा साल भर मिलता है। और साल भर मिलने के कारण उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में जितना आदमी पावल जाने वो लगभग काला होने हैं। क्या होते हैं, काला होते हैं। किसकी तुलना में, ऊपर पाए जाने वाले आदमी के तुलना में क्या होते हैं, काले होते हैं। क्यों काले होते हैं, क्योंकि यह सब प्रकाश का खेल है। प्रकाश, आप बताइए, जब प्रकाश आपको एकदम सीधा लगेगा तो आपकी त्वचा जलेगी, और जलेगी तो क्या होगा, आप काले होंगे। अब उष्णकटिबंधीय में ज्यादा धूप पाने के कारण यहाँ के लोग क्या होते हैं, आलसी, ज्यादा सूतते हैं। आप बताइए, जब आपको ज्यादा हीट यानी ज्यादा एनर्जी मिले तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ की तुलना में जो व्यक्ति ऊपर पाए जाते हैं यानी ध्रुव की ओर पाए जाते हैं, अगर यहाँ का व्यक्ति 8 घंटा काम करने के बाद जितना थकान महसूस करता है, 8 घंटा काम करने के बाद जितना थकान महसूस करता है, वही ध्रुवों पे पाए जाने वाली व्यक्ति 12 से 14 घंटा काम करेगा, तब उसको थकान यानी 12 से 14 घंटा जो काम करेगा और यहाँ पे जो 8 घंटा काम करेगा, दोनों लगभग एक बराबर थकेंगे। तो आप बताइए, हैजा रहले में घाटा है ना। तो हम तो कह रहे हैं 2 कट्ठा सेल होई, अभी है ना जाके अमेरिका में जमीन खरीदाई, तो यहाँ से 2 कट्ठा बेचिए, लेकिन 2 कट्ठा में कहाँ, 2-4 बीघा बेचना पड़ेगा। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाए जाने वाले व्यक्ति क्या होंगे, काले होंगे। दूसरा, यहाँ पे काम करने पर ज्यादा थकान होता है, क्योंकि धूप का हम लोगों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखें, अब 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो हाई बेल्ट है, यह बेल्ट, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में जो यह बेल्ट है, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो बेल्ट पाया जाएगा, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में जो बेल्ट पाया जाएगा, यानी हई दोनों बेल्ट, इसका नाम क्या होगा, इसका भी तो कोई नाम होगा। तो इस क्षेत्र को कहा जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। यह क्या हो जाएगा आपका, शीतोष्ण क्षेत्र। अब शीतोष्ण क्षेत्र को समझिए आप लोग। शीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र उसको कहा जाएगा जहां लगभग तापमान जितना मिलता है ठंडक भी उतना ही मिलता है, यानी इक्वल मौसम। क्या होगा, इक्वल मौसम, जितनी गर्मी उतनी ठंडी, जितनी गर्मी उतनी ठंडी, यानी संतुलन मौसम, यानी संतुलन मौसम। यानी जितना टेम्परेचर रहेगा दिन में उतने टेम्परेचर रात्रि में लो हो जाएगा। यानी क्या होगा, यानी तापमान यहाँ पे क्या होगा, लगभग समान होगा, उसे कहा जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। तो एजा के आदमी हमेशा ज्यादातर का होना, एजा से गोरहराई चालू हो जाला, एजा से गोरहराई का होला चालू हो जाला। यह भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र। अब शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय दोनों समझ में आ गया। अब लास्ट वाला क्या बचा है, लास्ट वाला आप लोगों का क्या बचा है, एकदम ध्रुवों पे, क्या बचा है, ध्रुवों पे। तो इसको कहा जाएगा शीत क्षेत्र। क्या कहा जाएगा, शीत क्षेत्र। अभी देखिए शीत क्षेत्र, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, शीत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, शीत क्षेत्र। अब शीत क्षेत्र क्या होगा, शीत क्षेत्र में यानी घाम होगा या नहीं होगा, या वहां का मौसम कैसा होता है, इसके बारे में समझिए। जैसे
यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र में क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, यानी जितना तापमान बढ़ेगा लगभग ठंड भी उतना ही बराबर रहेगा, यानी यहाँ पे लगभग तापमान समान रहता है, यानी ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडी। लेकिन जैसे आप ध्रुवों के आसपास शीत क्षेत्र में एंटर करेंगे, यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। क्या होता है? 6 महीना का दिन तथा 6 महीना का रात। और ध्रुवों पे एकदम बमबारी होता है बर्फे का, बमे का नहीं, बर्फे का बमबारी होता है, यानी यहाँ पे एकदम से क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। एजा के आदमी, अरे भाई क्रीमो फेल हो जाएगा। एजा के आदमी एकदम खूबसूरत होते हैं सब। यहाँ पे हम तो कह रहे थे शीतोष्ण क्षेत्र में जाकर 2 कट्ठा लिखाने के लिए, सबसे बढ़िया बा रसिया में चल जा, एकदम पहाड़े में, और वो जब बर्फे में घर बनई है एकदम गोरहर हो जीब। कितना दिन में? 2 महीना में। आजकल तो 7 दिन में भी हो रहा है, फेयर एंड हैंडसम के कमाल से। तो हैंडसम नहीं, यहाँ पे देखिए शीत क्षेत्र में हमेशा क्या होगा, ठंड पड़ता रहता है, यानी ज्यादा वहां पे ठंड पड़ता है, प्रकाश की कमी पाई जाती है। प्रकाश की कमी पाने के कारण जौन व्यक्ति हैजा उष्णकटिबंधी में 8 घंटा काम करके थकान महसूस करेगा, हैजा 18 घंटा काम करेगा तब उतना थकान होगा। देखिए अंतर, जौन हैजा 8 घंटा काम करके थकान महसूस करेगा, वो हैजा 18 घंटा काम करेगा तब उसको उतनी थकान होगी। तो आप लोग देख लीजिए, उष्णकटिबंधी बढ़िया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बढ़िया है कि शीतोष्ण क्षेत्र बढ़िया है कि शीत क्षेत्र बढ़िया है। आई होप आप लोगों को यह सारे इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।